Assalamualaikum, my dear friends. Most welcome in Candle of Knowledge. And my dear students, you are watching Candle of Knowledge. It's my YouTube channel. If you want to learn English grammar, so it's available on YouTube. So please visit on my channel and subscribe us. तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लास्ट टेंस। दोस्तों आपको पता होगा कि हमने टेंस स्टार्ट किए थे और आज उनका ये आखिरी एंड लास्ट टेंस हम पढ़ने वाले हैं और ये टेंस हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आज हम ये टेंस पढ़ने वाले हैं और इस जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमेशा की तरह हम हर टेंस से पहले एक हदीस ज़रूर सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जैसे पिछली वीडियो से मैंने आपके लिए जितने भी हदीस लिखे हैं वो सारे के सारे आपको याद होंगे और अगर याद नहीं तो प्लीज़ इसको याद रखें और इसको दूसरों को भी सिखाएं। यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा तबलीग है। तो दोस्तों इन तमाम बातों के अलावा हम आज जो शुरू करने वाले हैं हमारा टॉपिक जो आज है वो है फ्यूचर परफेक्ट इंग्लिश टेंस। तो चलिए दोस्तों लेट्स गेट स्टार्ट इट। तो दोस्तों इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियस मोस्ट मर्सीफुल, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो इंतहाई ज़्यादा मेहरबान है। तो दोस्तों हदीस नंबर 12, क्योंकि हमारे पास टेंस जो है ये भी हमारे पास 12 है, लास्ट टेंस एंड लास्ट हदीस फॉर टेंसेस। इसके बाद भी हम हदीस लेंगे लेकिन वो टेंसेस में नहीं होंगे क्योंकि टेंसेस आज हमारे पास लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने के लिए भी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों ये तो होता है हमारे पास लास्ट टेंस। और तो अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी पहले जो हदीस है 12 नंबर इसको हम पढ़ते हैं और फिर इसके बाद अपने टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हदीस नंबर 12 में हमारे पास ये हदीस क्या कहता है, इट इज़ नो लॉफुल फॉर अ मुस्लिम, ये एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं टू अपार्ट कि वो अलग रहे या दूर रहे फ्रॉम हिज ब्रदर फॉर मोर देन 3 डेज। दोस्तों इस सेंटेंस का तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे पास होते हैं उनको पता चल चुका होगा कि इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है। तो फिर मैं सेंटेंस की उर्दू में मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से दूर रहे। दोस्तों यहाँ पर ये जो दूर का वर्ड जो आपको नजर आ रहा है इसको इंग्लिश में कहते हैं अपार्ट। यहाँ पर आपके सामने ये वर्ड है और इस अपार्ट से आज इस सेंटेंस में इस पूरे जुमले में मेरा मतलब क्या है दूर रहने से। दोस्तों दूर रहने से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई शख्स है वो दूसरे बंदे से नाराज़गी रखता है तो वो नाराज़गी इतनी ज़्यादा ना बढ़ाए कि वो मुसलमान शख्स वो दूसरे मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे और ये उसके ईमान के लिए भी ख़तरा है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे पास है हदीस। तो यहाँ पर मैंने अपार्ट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है दूर रहना अलग रहना, इसकी विशेष मीनिंग यही है कि आपको किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा तक आपने नाराज़गी इख्तियार नहीं करनी है। क्योंकि आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको कभी किसी को नाराज़ करना चाहिए ना खुद कभी किसी से नाराज़ रहना चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन की ज़िंदगी है दोस्तों। अब हम अगर कुछ आगे करना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए नाराज़गी का जो लफ्ज़ है ये हमें हमेशा के लिए भूलना होगा। तो उसके लिए दोस्तों आज एक हदीस मैंने आपके लिए यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि इस हदीस को आप पढ़ के सीख के दूसरों को सिखाएंगे। दोस्तों यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारे मज़हब इस्लाम का हम पर एक क्या है एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और फिर इस तबलीग करने की हमें जो सादत दी ये हम कभी भी ये एहसान भूल नहीं सकते। तो ये हदीस दोस्तों हमने दूसरों को भी पहुंचाना है, यही हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या कहता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टेंस को अगर हमारे पास कोई सेंटेंस कोई जुमला है उर्दू में तो अगर वो हम पहचानेंगे तो वो हम कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसका उर्दू का पहचान मालूम होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इसका उर्दू का पहचान मालूम ना हो तो आप कोई भी सेंटेंस उर्दू
का वो इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपको उर्दू के सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक तो आपको उर्दू का हेल्पिंग वर्ब उर्दू का पहचान एंड इंग्लिश का हेल्पिंग वर्ब आपको ये ज़रूर याद रखनी चाहिए, इसको ज़रूर सीखना चाहिए। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब एंड उर्दू एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उर्दू पहचान है रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे एंड रही होगी। तो दोस्तों ये होता है इसका पहचान। रहा होगा दोस्तों मैं अगर इस्तेमाल करता हूँ तो मैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करूँगा और वो प्रोनाउन जो हमारे पास मुज़क्कर हो ना कि मुअन्नस हो, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा उर्दू में रहा होगा। दोस्तों मुज़क्कर से मेरा मुराद क्या है? ही। जो हमारे पास ही प्रोनाउन है वो हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास जो रहा होगा हमारे पास उनकी पहचान है ये हमारे पास होना चाहिए, तब हम वो ही जो हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास रहा हूँगा। दोस्तों रहा हूँगा आप यहाँ पर ये वर्ड देख सकते हैं, जो हमारे पास जो लफ्ज़ है देख सकते हैं। रहा हूँगा दोस्तों ये इस्तेमाल होता है खुद के लिए। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस बताऊँ कि मैं बाज़ार जा रहा हूँगा। अब ये हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो मैं इसमें क्या करूँगा ये बात मैं आपको आगे भी बताऊँगा। तो मैं इसमें ऐड करूँगा टाइम का जिक्र मैं इसमें ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों पहले हम बात करने वाले हैं उर्दू पहचान के बारे में। रहे होंगे दोस्तों ये हम बहुत को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो और वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास एक दो से हमारे पास वो ज़्यादा हो या दो हो या दो से ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम रहे होंगे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रही होगी दोस्तों ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन शी के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका उर्दू पहचान, और इस पहचान के साथ आपको विद टाइम जो मैंने लिखा है इसका मतलब होता है कि इस पहचान के साथ आपके पास टाइम का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस आपको बता दिया, अब दूसरा भी बता देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं कल दोपहर बाजार जा रहा हूँगा। तो ये सेंटेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने जिक्र किया कल, तो कल जो हमारे पास है टुमारो, तो ये हमारे पास जिक्र हुआ टाइम का। तो दोस्तों अब ये तो हो गया टाइम का जिक्र के साथ उर्दू का पहचान। अब हम आगे बढ़ते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं कि इंग्लिश में हमारे पास कोई सेंटेंस कोई पैराग्राफ हो तो हम उसको पहचानेंगे। तो वो कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं। तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का पता होना ज़रूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पहला होता है शैल हैव बीन एंड दूसरा होता है विल हैव बीन। तो दोस्तों ये दोनों हेल्पिंग वर्ब आपके सामने हैं। अब हमारे पास बात आती है कि शैल हैव बीन हम कौन से प्रोवर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा हम नेम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप शैल हैव बीन जो हमारे पास है ये आप किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? आई एंड वी। तो इन दोनों प्रोनाउन के साथ आप शैल हैव बीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो आपके पास जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब है ये दोनों दोस्तों हमारे पास होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हुए इसके बाद हमारे पास जो है विल हैव बीन। दोस्तों ये विल हैव बीन जो हमारे पास है ये हम रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट जो हमारे पास रेस्ट ऑफ ऑल में हमारे पास होते हैं ही शी इट दे नेम्स एंड नेम। दोस्तों ये हमारे पास रेस्ट ऑफ ऑल में आते हैं। जो हमारे पास आई और वी के अलावा हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ये इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। दोस्तों ये बात तो मैंने बता दी। इससे पिछले सेंटेंसेस में फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर टेंस से फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये जो कंसेप्ट है शेल का ये अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि शेल हमारे पास एक मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है अब। और अगर हम इसमें कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो रॉन्ग भी नहीं होता, लेकिन अगर हमें कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या इसके अलावा फ्यूचर टेंस में हम कोई भी सेंटेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो या फ्यूचर परफेक्ट का हो तो वो हम बनाएंगे, तो वो उसके साथ हम आई एंड वी के साथ भी हम विल लगाते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। तो दोस्तों आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना कि अगर कहीं पे आपके पास आई एंड वी के साथ शेल आ जाए या विल आ जाए तो दोनों ही करेक्ट है, दोनों में कोई भी रॉन्ग नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गए इसकी हेल्पिंग वर्ब। और
इसके बाद हमारे पास बात आती है कि अगर हम कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर या फार्मूला हमारे पास क्या होगा। तो उसके लिए दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आप ज़रूर नोट करें और ये चीज़ आप ज़रूर अपने पास नोट कीजिए, अपने माइंड में, अपने दिमाग में ये बात ज़रूर डालिए कि आपको कोई भी सेंटेंस अगर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसके हवाले से हमने पिछली वीडियो में बात की है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम सिंस एंड फॉर ये दोनों का जिक्र जरूर करते हैं। ये हम क्यों लगाते हैं, ये हम टाइम से पहले ये लगाते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या होता है, इसका मतलब ये होता है के लिए। तो दोस्तों अब के लिए हम के लिए मीनिंग नहीं निकालेंगे। अगर हमारे पास कोई सेंटेंस इंग्लिश में है तो हम उसको उर्दू में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए हमें के लिए वहाँ पर नहीं लिखना है। क्या लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि सिंस आपको लगाना है स्पेसिफिक ऑफ टाइम एंड फॉर लगाना है अनस्पेसिफिक ऑफ टाइम। तो सिंस आपने स्पेसिफिक ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है, वो वक्त जो मालूम हो, वो वक्त जो आपको पॉइंट आउट हो, जो वक्त आपको पीरियड ऑफ ना हो, वो वक्त जो आपको पॉइंट आउट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है स्पेसिफिक टाइम जो मालूम हो, उसके लिए आपने सिंस लगाना है। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मैं 10 तारीख से कॉलेज जाऊंगा, तो ये एक सेंटेंस हुआ। मैंने यहाँ पर क्या जिक्र किया 10 तारीख। ये 10 तारीख अब कौन सा तारीख है ये किसी को पता नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं जनवरी की 10 तारीख को कराची जाऊंगा या मैं कहूँ कि मैं 10 तारीख को कराची जा रहा हूँगा, तो ये सेंटेंस हमारे पास कहलाते हैं क्या, इस सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे सिंस। तो सिंस हमने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ पर जिक्र किया स्पेसिफिक ऑफ टाइम, पॉइंट आउट किया मैंने टाइम को मैंने एक पॉइंट किया, तो ये होता है हमारे पास। इसके लिए हम लगाते हैं सिंस। और फॉर हम इस लगाते हैं कि मैं कहूँ कि मैं 2 दिन से कराची जा रहा हूँ, या मैं कहूँ कि मैं 10 दिन से भूखा हूँ, तो मैं कहूँ कि इसके अलावा आपके पास और कोई एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि मेरे मोटरसाइकिल में 2 महीनों से पेट्रोल नहीं है। तो अब आप क्या समझेंगे कि 2 महीने पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। दोस्तों 2 महीने आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये 2 महीने आपके पास पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने क्या लगाना होगा फॉर अनस्पेसिफिक जो टाइम मालूम ना हो तो उसके लिए आपने फॉर लगाना है, और जो मालूम हो उसके लिए आपने सिंस लगाना है। स्पेसिफिक ऑफ टाइम का मतलब होता है मालूम वक्त। तो दोस्तों ये होते हैं मालूम वक्त के लिए, और ये होते हैं हमारे पास नामालूम वक्त के लिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास बात आती है अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वेल या शेल। दोस्तों वेल या शेल में हम दोनों को कौन सा लगाएंगे ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, जो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास होता है। तो दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, ये हमारे पास होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो दोस्तों पार्टिसिपल क्या होते हैं इसके लिए मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपको वो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दूंगा और आप वो भी देख सकते हैं, ताकि आपको ये जो पार्टिसिपल का जो कंफ्यूजन है ये मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है लास्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आगे आपने लगाया, इसके बाद आपके पास क्या होता है सिंस। तो सिंस और फॉर इन दोनों में भी आपने एक लगाना है। मैंने आपको बताया कि सिंस आपने लगाना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आपने लगाए हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस आपने लगाना है स्पेसिफिक ऑफ टाइम के लिए जो वक्त आपको मालूम हो, जो वक्त आपको पॉइंट आउट हो, और फॉर लगाना है आपने किसके लिए, फॉर आपने लगाना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो अनस्पेसिफिक हो, जिसका वक्त आपको करेक्ट पॉइंट वक्त आपको मालूम ना हो, तो उसके लिए आपने फॉर लगाना है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका क्या कौन सा फार्मूला
ये होता है इसका नेगेटिव फार्मूला। तो नेगेटिव फार्मूले के बाद दोस्तों बात आती है इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव की फार्मूला हमारे पास क्या है, आपने सबसे पहले मैंने आई बात आपको पहले ही बताई है कि आपने क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब जो कि आपके पास पहला हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा एंड तीसरा, जहाँ पर यहाँ पर दूसरा है और ये तीसरा है, तो आपने दूसरे तीसरे को नहीं छेड़ना है, आपने पहला हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना होगा और उसके बाद आपने क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद बाकी दूसरा एंड तीसरा हेल्पिंग वर्ब होगा वो लगाना होगा और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपने लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस एंड फॉर और फिर प्लस क्या करना है, टाइम। सिंस और फॉर के बारे में मैंने आपको बताया है और इंशाल्लाह आगे भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें तो मैं आपको कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके रिप्लाई दूंगा और इसके बारे में आपको अलग से समझाऊंगा। तो दोस्तों ये होता है सिंस एंड फॉर के साथ टाइम का जिक्र। टाइम का जिक्र मैंने आपको बताया कि टाइम के हवाले से, और इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला आता है वो होता है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का। तो वो फार्मूला दोस्तों हमारे पास बिल्कुल सेम होता है इंट्रोगेटिव की तरह, लेकिन उसमें क्या ऐड होता है, सिर्फ और सिर्फ एक नॉट। तो एक नॉट जब यहाँ पर ऐड करेंगे इंट्रोगेटिव फार्मूले में तो ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों इसका फार्मूला कैसे है, वेल शेप प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये दोस्तों हमारे पास बन जाता है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का फार्मूला। और इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके हवाले से, अब हम बात करेंगे कि हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक सेंटेंस के 4 सेंटेंसेस बनाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस फार्मूले को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर आखिरी सेंटेंस लिखा है, ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 years। दोस्तों इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपके पास है सब्जेक्ट और फिर आपके पास है विल हैव बीन। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट विल, यहाँ पर शेल यहाँ पर हो सकता था अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होता, मेरा मतलब है फर्स्ट फॉर्म से कि INV होता तो हम शेल लगाते, वरना हमारे पास अगर उसके अलावा कोई है तो वेल लगाएंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आपके मैंने यहाँ पर लिखा है वेल, तो सब्जेक्ट के बाद वेल आया है, वेल के बाद आपने क्या लगाना है, हैव बीन प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इस फार्मूले के तहत यहाँ पर आप देख लेंगे ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 years। दोस्तों इस सेंटेंस की मीनिंग है वो 2 साल से गाड़ी चला रहा होगा। तो दोस्तों ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद फार्मूले के तहत हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी आपने सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा करना है, बाकी फार्मूला अफर्मेटिव की तरह सेम ही है। तो नॉट के बाद आपने क्या करना है, फार्मूला कैसे बनाया है इस सेंटेंस को, He will not have been driving a car for 2 years। वो 2 साल से गाड़ी नहीं चला रहा होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र किया है इस सेंटेंस में, यहाँ पर भी आपने देखा कि मैंने फॉर इस्तेमाल किया है, तो ये है पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने कहा कि 2 साल से। अब ये आपको पता नहीं चला कि मैंने कौन सी 2 साल के बारे में कहा, पिछले 2 साल या फिर आने वाले 2 साल या फिर 2 महीने के बाद 2 साल या फिर 1 साल के बाद 2 साल। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। और अगर हमारे पास यहाँ पर होता कि वो जनवरी के बाद वो अगले साल 2 साल के बाद गाड़ी चला रहा होगा, तो यहाँ पर ये एक क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, तो ये हमारे पास क्या होता है यहाँ पर स्पेसिफिक ऑफ टाइम। तो तब हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, सिंस। तो दोस्तों स्पेसिफिक ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर हम सिंस लगा देते, तो अगर हमारे पास ये होता। तो दोस्तों अब हमारे पास बात आती है इसकी, ये तो हो गया नेगेटिव के बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमारे पास सबसे पहले है, सबसे पहले हमने वेल लाया, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाया, पहला हेल्पिंग वर्ब आपके पास वो आपने किसके अकॉर्डिंग लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारे पास है ही, तो ही से पहले हम वेल लगाते, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है रेस्ट ऑफ ऑल में हमारे पास ही भी आता है, तो ही पहले हमने वेल लगाया और उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब या ING फॉर्म जो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और वर्ब या ING फॉर्म के बाद हमारे पास अकार एक गाड़ी फॉर 2 years। यहाँ पर दोस्तों ये आप देखें कि मैं यहाँ पर भी फॉर लगाया है, क्योंकि सेंटेंस तो वही है लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, व्हेन ही हैव बीन ड्राइविंग अ कार, क्या वो गाड़ी चला रहा होगा। अब टाइम का जिक्र करते हैं,
फॉर 2 ईयर्स, 2 साल क्या वो गाड़ी चला रहा होगा 2 साल से। तो दोस्तों इस सेंटेंस की मतलब आपको समझ में आया होगा कि क्या वो 2 साल से गाड़ी चला रहा होगा। तो ये सेंटेंस फ्यूचर में है और यहाँ पर हैव बीन से हमें क्या मालूम हुआ, इसके साथ वर्ब के ing फॉर्म पे से पार्टिसिपल से हमें क्या मालूम क्या ज़ाहिर होता है, ये टेंस हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है जो हमारे पास 12 नंबर टेंस होता है, लास्ट नंबर टेंस हमारे टेंस जो हमारे पास होता है। तो दोस्तों अब ये तो हो गया ये इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद हमारे पास क्या आता है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव ये भी आप फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बाद आप इसको सेंटेंस बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल तौर पर मैं यहाँ पर भी आपके लिए इंट्रोगेटिव बनाया है। तो क्या कहते हैं, वेल ही नॉट हैव बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 ईयर्स। दोस्तों यहाँ पर ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नॉट। तो नॉट आपने एड किया, बाकी फॉर्मूला यहाँ पर आप देखें कि मैं यहाँ से नॉट हटा दूँ तो सेंटेंस दोनों के दोनों बोथ सेंटेंस क्या होंगे, बोथ सेंटेंस विल हैव मेक सेम। तो दोस्तों दोनों सेंटेंस हमारे पास क्या बनेंगे, दोनों सेम बनेंगे। अगर मैं यहाँ से नॉट हटा दूँ तो नॉट लगाने के बाद ये हमारे पास बन गया नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो ये हमारे पास कैसे होता है, विल ही नॉट हैव बीन, विल ही नॉट हैव बीन क्या, will he not have been driving a car for 2 years। क्या वो 2 साल से गाड़ी नहीं चला रहा होगा। तो दोस्तों ये होते हैं इसके मीनिंग और मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस और उस सेंटेंस के मैंने आपको 4 पार्ट्स बनाए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके एग्जाम्पल जो मैंने सेंटेंस आपके लिए लिख दिया। और अब मैं आपको 2 आसान से वर्ब दूंगा और दोनों आसान वर्ब के ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है। दोस्तों 2 वर्ब के बहुत छोटे होते हैं, आपने इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ब आपके पास मौजूद हैं, तो आप उसको यूज़ करके सेंटेंस बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप इस टेंसेस को सही तरह सीख सकें। तो दोस्तों 2 वर्ब में आपको बिल्कुल आसान से 2 वर्ब दूंगा। एक दूंगा गो, ये आसान मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बिगनर स्टूडेंट भी है, हमें कमेंट्स आते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट होते हैं 6th क्लास के भी हो सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास 5वीं क्लास के भी स्टूडेंट हैं और 9th क्लास के भी स्टूडेंट है, 10 की भी है और 1st ईयर 2nd ईयर, यहाँ तक कि हमारे पास कौन सी बिगनर के स्टूडेंट भी है वो भी टेंस सीख रहे हैं, तो वो भी उसका भी लेवल थोड़ा सा वीक है। तो हम उनके लिए भी छोटे छोटे से वर्ब हमारे पास जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। बड़े वर्ब अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको इसके इस्तेमाल करने के लिए वो कंफ्यूज होंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर छोटे छोटे से वर्ब आपके लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और आपके लिए लिखा गो और दूसरा मैं आपको क्या दूँ, ग्रो। दोस्तों गो का मतलब होता है जाना एंड ग्रो का मतलब होता है उगना। तो दोस्तों उगना का मतलब क्या है, अगर कोई पौधा है, कोई प्लांट है, वो उग रहा है तो उसके लिए उगने के लिए हम ग्रो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको जी की 2 वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब इन दोनों वर्ड्स को आपने अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल करना है और प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये टेंसेस समझ में आ सके और आप ये टेंसेस सीख सकें। तो दोस्तों ये सारा टॉपिक आज मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आपको तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा और आपको गाइड भी करूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का भी ख्याल रखिए, अपने छोटे बड़े भाइयों का भी ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।